Chalo, good morning all of you and welcome back. As usual, every day we start with the same message. चलो पहले बताओ दिवाली कैसे मनाया? पटाखे नहीं फोड़े. So the answer from here is that पटाखे नहीं फोड़े. तुमने? चलो पटाखे के अलावा कुछ तो और किया होगा? सर बहुत बेकार हो गया सर. अच्छा बहुत बेकार हो गया? सर पटाखे तो फोड़े ही नहीं, गला खराब हो गया, मिठाई भी नहीं खा पाए. पटाखे नहीं फोड़े और गला भी खराब हो गया और अर्नव हैज रिटन नो क्रैकर्स नथिंग डूइंग और अंशेष की मेरा तो सो के निकल गया. ओहो तुम लोग का भी यही हाल था क्या? अच्छा 3 दिन आराम से सोए. चलो ये भी एक नया टाइप का दिवाली हो गया, सोने का दिवाली. हाँ चलो एनीवे वी वर इन द मिडल ऑफ डिस्कसिंग एसएचएम. क्रिशा दास के कितने लोग हैं वहां पे? भव्य से बस पूजा की दिवाली में. ओहो चलो कुछ तो ट्रेडिशन अलाइव है. हम तो वो भी नहीं करते. है ना? ओके कृष्ण दास के कितने लोग हैं भाई? देखो तुम्हारे दोस्त जसराज तो आए हैं और ओम भी आए हैं. आज अंश नहीं आया. अंश को तो एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं अंश को क्या हो गया. तबियत खराब मेरी. अच्छा उसकी तबीयत खराब है. चलो जो भी है, क्योंकि वैसे तो रेगुलर आता है. घर से इसकी पूजा और डेकोरेशन में निकल गए 3 दिन. अच्छा डेकोरेशन इतना कर रहे थे? हाँ वही तो, यहाँ तो बोल रहे हैं कि सफाई होता है, वो डेकोरेशन थोड़ी होता है. अच्छा झाड़ू लेके. अच्छा हाँ पंखे साफ करने का ड्यूटी. हाँ चलो ठीक. वैसे पंखे साफ करने वाली ड्यूटी तो मैंने भी निभाया, ऐसे बात नहीं है. तो देयर इज नथिंग अनयूजुअल इन दैट. ओके देव से कि मैं तो नानी के घर हूँ, वहां वरना आ जाता मैं. अच्छा अच्छा वो नानी के घर. नानी के घर कहाँ है भाई तुम्हारे? देव अर्नव दिवाली के बाद दोनों दिन टेस्ट और क्लासेस ही रहे तो पढ़ने में दिन निकल गए. अच्छा यूपी में. ओहो फिर वापसी कब आओगे? यूपी में कौन सी जगह वैसे देव? कोसी. अच्छा कोसी. कोसी इज लाइक नियर मथुरा. दिस इज व्हाट आई नो. देवम से इसके हमारे सोसाइटी में तो बहुत पटाखे फोड़े. अच्छा मतलब काफी कम हुआ इस साल तो. आई मीन नॉर्मल से तो काफी कम था. बारिश की वजह से ना वो पोल्यूशन कम हो गया. बारिश तो थोड़ा सा ही हुआ है. बहुत ज्यादा बारिश कम हुआ है. हाँ वही वही मतलब बारिश की वजह से थोड़ा सा वो सेटल कर जाता है. चलो एनीवे आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट. मैं फटाफट एक बार बाउंड्री सेट कर लूं. इधर का तो चलो. एक्चुअली मैंने एक चीज देखा कि वीडियो में कि कैमरा थोड़ा पीछे रखो ना तो वो वर्ड्स आते ही नहीं है. मैंने देखा मतलब स्क्रीन में एटलीस्ट. तो मैं चलो कोई नहीं, थोड़ा आगे कर लेते हैं, देख लेते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है. चलो एनीवे इनिशियल एज आई सेड कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एसएचएम होता था. तो हमने देखा कि स्प्रिंग मास में होता है और पेंडुलम. तो आज एक काम करते हैं, पेंडुलम को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं डिस्कशन में. जैसे सपोज ये पेंडुलम है और ये लिफ्ट के अंदर रख दिया गया है. वही एल और वो सर बॉब है और लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ए से जा रहा है. तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो आंसर इज दैट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बस ये कि एक ऑब्जर्वर हम यहां रख देंगे तो वो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा इंस्टेड ऑफ mg वो क्या करेगा m into g plus a ड्रॉ करेगा. तो देखो अब जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ऐसे करके, तो उस दिन हमने फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनाया था? mg, है ना? ऐसे करके बनाया था. और फिर उसके कंपोनेंट, उसके रेस्टोरिंग फोर्स वगैरह. आज क्या हो जाएगा ना, जब ये बंदा बनाएगा तो क्या करेगा? m into g plus a ये बनाएगा. तो बस वही हो जाएगा. यानी फॉर्मूला इंटरेस्टिंगली रिमेन द सेम. फॉर्मूला इंटरेस्टिंगली रिमेन द सेम. बस ये कि L by G के जगह G इफेक्टिव हो जाता है. दैट इज द चेंज. ठीक है ना? तो G इफेक्टिव में क्या हो जाएगा ना, जैसे इस केस में क्या होगा? G plus a. तो देयरफॉर इस केस में हो जाएगा 2 pi under root of L by G plus a. और मीन पोजीशन क्या होगा ना, सेंटर पे होगा. जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही मीन पोजीशन होगा सेंटर पे. तो मीन पोजीशन इज एट सेंटर ओनली. ठीक है? लेकिन ये तो था वर्टिकल. अगर मान लो ये नीचे आता है तो क्या करेंगे? कमिंग डाउन.
तो कमिंग डाउन अगर होता है तो दैट केस 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G माइनस A। G माइनस A, ये सब लोग G माइनस A बोलेंगे या कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे? एक मॉड लगाना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि एक्सेलरेशन G से ज्यादा हो। हाँ, हो सकता है कि जैसे मान लो ये जो लिफ्ट है इसको मैं कुछ खींच रहा हूँ, तो यानी mg के अलावा मैं खींच भी रहा हूँ, यानी लिफ्ट और ज्यादा तेजी से आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी। तो देयरफॉर बस यहाँ पे एक मॉड लगा देंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, मॉड लगाने के पीछे रीजन और भी है। सपोज अगर मान लो g से ज्यादा हो जाता है a, तो इन दैट केस क्या होगा ना, अगर मान लो g से लेस होता है a, यानी if a is less than g, तब तो पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो जाता है ना, तो इन दैट केस पता क्या होगा, पेंडुलम ऊपर चला जाएगा और ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये समझ आ रहा है? क्योंकि पेंडुलम तो फ्री फॉल में आना चाहेगा, पर वो थ्रेड है तो उसको खींच के ले आएगा, इसलिए क्या होगा ना, ये देखना पेंडुलम ऊपर चला जाएगा और इंस्टेड ऑफ ऑसिलेटिंग लाइक दिस इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। दैट्स द डिफरेंस। तो अगर a लेस देन g होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और अगर a इक्वल टू g होता तो दैट केस क्या, फ्री फॉल, यानी कि कोई ऑसिलेशन होगा ही नहीं, वो क्या होगा, जैसे रख के छोड़ोगे ना वैसे ही नीचे आएगा, ठीक है। और अगर a इज इक्वल टू g हो जाए, नो ऑसिलेशन, a इज इक्वल टू g implies no oscillations. That's the status. यानी ये तीन चीजें पॉसिबल है, a less than g, a greater than g और a equal to g। देखो तीनों केसेस देखो। Now this is when going down, ये हो गए सारे डाउन वाले केसेस। और अगर अप वाला केस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो g plus a हो गया, so no issues at all, ठीक है। Now this is when the pendulum is inside a lift moving vertically up or down. Dave has given the right answer and that is वो एक मॉड लगाना पड़ेगा g minus a। चलो बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, what would happen, let's say if the same pendulum is taken inside a car, कोई व्हीकल है मान लो whatever, और ये व्हीकल हॉरिजॉन्टली a से जा रहा है और यहाँ पे एक पेंडुलम मैंने लटका दिया, तो इसका क्या होगा ना, पहली बात तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा। चेंज होकर क्या बनेगा, इसके ऊपर हम लोगों ने मैकेनिक्स में डिस्कस कर रखा है। आई होप यू रिमेंबर, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन समवेयर यहां पे, दिस इज थीटा नॉट, बिल्कुल। तो थीटा नॉट क्या आएगा ना, tan इनवर्स ऑफ a by g। ये हम लोगों ने मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ के टाइम डिस्कस किया हुआ है, अगर याद होगा सूडो कोर्स के टाइम भी डिस्कस किया था अलग-अलग तरीके से। तो देयरफॉर वी कैन यूज दिस डायरेक्टली। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो पेंडुलम यूं लटक रहा है एंगल पे, मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देता हूं, तो देखना ये ऑसिलेट करेगा यहां पे ऐसे ऐसे। सो द ऑसिलेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। डिफरेंट क्या होगा ना, दो मायने में डिफरेंट है। नंबर वन इज दैट इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्टिकल नहीं है, so this is the equilibrium position, so this is the position of equilibrium, that's number one. Number two is that अब जो g effective होगा वो क्या हो जाएगा ना, g effective इस बार हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ma इस तरफ है इसका सूडो फोर्स है ना, और mg डाउनवर्ड्स है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि mg और ma एक ही लाइन पे था, तो यानी प्लस माइनस से हमारा काम चल गया था, तो कहीं माइनस करके और चलो आपको मिटा दिया मैंने, कहीं प्लस करके आ। अब क्या हो गया, mg इधर है और ma सूडो फोर्स इधर है, यानी जो g इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दैट। तो रिजल्टेंट ऑफ दैट 2 का मतलब क्या होगा, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देयरफॉर इस बार जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g इफेक्टिव व्हिच इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। नाउ final question before we wind up the discussion, या final two question before I wind up the discussion. Question number 1, सपोज मैं कहता हूं कि एक हवाई जहाज में किसी भी व्हीकल में इसको रखा है पेंडुलम, और ये जा रहा है इधर with a at an angle theta, ठीक है, a at an angle theta। तो इसका थीटा नॉट क्या होगा, नंबर वन इज थीटा नॉट क्या होगा और t क्या होगा, तो थीटा नॉट क्या होगा
और टी क्या होगा, ये दोनों चीजें निकाल। यानी ए एक्सेलरेशन से व्हीकल से ऊपर जा रहा है, समथिंग लाइक जैसे मान लो कैसे करेंगे, हाँ चलो मान लो एक इंक्लाइन है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो व्हीकल है ये ऐसे ना हो, लाइक बेटर फिगर बना देता हूं, जैसे इंक्लाइन है थीटा एंगल पे और इस पे कोई व्हीकल जा रहा है और यहां पे एक पेंडुलम रखा हुआ, ठीक है। और अब मैं पूछ रहा हूं कि ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, अब मैं पूछ रहा हूं वर्टिकल के साथ थीटा नॉट क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। आई होप दीज आर ऑल ओके, उधर से कोई डाउट तो है या नहीं है? चलो आंसर हैज गिवन द राइट आंसर, इसके अलावा और किसी ने आंसर तो दिया नहीं है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि राइट आंसर रॉन्ग आंसर। पहले तो थीटा नॉट और दूसरा हो गया टाइम पीरियड, ये दो चीजें निकालना। Harshit, Krish, Som, Sanya, Ansh, everybody has given an answer. Let me break it up first of all. ये जो A है ये हो जाएगा A cos थीटा और ये हो जाएगा A sin थीटा। तो जब मैं इनके स्क्वायर फोर्स बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मैं एक A cos थीटा इधर हो जाएगा और A sin थीटा नीचे और G भी नीचे, यानी क्या हो गया, ये हो जाएगा G प्लस A sin थीटा और इसका रिजल्टेंट, तो इसके एंगल के हिसाब से बनेगा पेंडुलम ये। सो दिस विल बी योर थीटा नॉट, आई होप दैट्स ओके, ठीक है। यानी थीटा नॉट विल बी tan इनवर्स ऑफ कितना, g प्लस a cos a sin थीटा, g प्लस a sin थीटा बाय उल्टा a cos थीटा बाय g प्लस a sin, ठीक है। जी की कंपोनेंट करके नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हम लोग क्या ना जी को फंडामेंटल ले करते हैं, अगर जी कंपोनेंट नहीं करोगे तो भी बात है, एक ही आंसर आएगा, अलग नहीं है। अल्टीमेटली बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, ना स्यूडो फोर्स और ग्रेविटी का रिजल्ट हम लोग बेसिकली यही निकाल। अब उसमें तुम जी के कंपोनेंट ले करो या ए के कंपोनेंट ले करो, आंसर फाइनली सही है, आंसर अलग नहीं है। चलो सो दैट इज योर थीटा नॉट प्लस, लेकिन क्या ना थीटा नॉट को हम लोग क्योंकि वर्टिकल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई वाज इंसिस्टिंग कि जी को कंपोनेंट मत करो, ए को ही करो। बट ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है टाइम पीरियड का, उसका आंसर सेम आएगा चाहे तुम जी के कंपोनेंट लेकर करो या तो ए के कंपोनेंट, यू व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट, है ना। तो वैसे क्या है, और t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन इन दोनों का स्क्वायर करके समेशन, यानी a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस g प्लस a sin g प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर का तो मिल जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा, ये आ जाएगा। यार इसको अगर सिंपलीफाई करना चाहते हो इन दैट केस कर लो, अदरवाइज इवन दिस इज आल्सो गुड इनफ, यानी हो जाएगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा, दैट्स ऑल। तो g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ये वाला 2ab sin थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स a cos थीटा बाय g प्लस a sin थीटा, ठीक है। आप सब लोगों ने लगभग यही आंसर दिया है। ये सोम का थोड़ा सा उल्टा हो गया, जो मैं भी गलती कर रहा था, है ना। बाकी सब लोगों ने लगभग ठीक ही दिया, देहम, ऋषभ, सानिया, सोम, हर्षित, अंश, सब ठीक है। चलो ठीक है, तो दैट इज द जनरल आइडिया फॉर पेंडुलम। तो पेंडुलम के ऊपर मुझे मैंने बोला दो क्वेश्चन पूछना था, एक तो ये, सर ये नीचे भी रूट होगा ना इसके? हाँ इसका भी रूट होगा, है ना, इसका रूट होगा ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, सपोज मैं एक पेंडुलम लेता हूं, which is a hollow spherical ball but filled with water, full,
ठीक है, और इसका इनिशियल टाइम पीरियड है टी नॉट, इनिशियल टाइम पीरियड। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा परफोरेशन यानी एक होल बना देता हूं यहां पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैं यहां से ड्रॉप ड्रॉप पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और फिर इसको ऑसिलेट भी करा देता हूं, यानी अभी ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूं। So you have to draw the approximate variation. You have to draw the approximate variation of T versus T. Approximate variation. सर जब होल करेंगे हाँ, तो ऑसिलेशन करने की जरूरत होगी, मतलब वो तो खुद ही करने लगेगा होल करेंगे। खुद से नहीं होगा। सपोज एक काम करो, ये जो बॉल है पानी भरा हुआ है, इसको साइड ले जाओ और आप एक होल बना दो और फिर छोड़ दो, सो दैट ऑसिलेशन भी करेंगे और पानी को जो है ड्रॉप ड्रॉप निकलता भी जाएगा। बहुत बड़ा होल नहीं बनाया, छोटा सा होल बनाया, सो दैट ड्रॉप बाय ड्रॉप करके धीरे धीरे निकलता रहेगा। यू टू ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड विद टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। Well, Ansh is asking क्या बॉल पे thrust force भी लगेगा? Well, as I said that the hole is very small, so it is just coming out drop by drop. तो कोई मेजर अमाउंट नहीं है कि उसके जो पूरा जेट की तरह निकल रहा है। Those things can be discounted. ठीक है ना? और वैसे भी अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बनाना है, कोई स्पेसिफिक ग्राफ तो नहीं पूछा है मैंने। सोमेश आज के पिछले क्वेश्चन में जी का कंपोनेंट बना के कर सकते हैं क्या? वेल इवन जसराज वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन, द आंसर इज बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि देखो मेनली मोटा मोटा हमें क्या मतलब, हमें मतलब है उसके रिजल्टेंट वैल्यूज, है ना। अब रिजल्टेंट के लिए जरूरी नहीं कि तुम रेफरेंस वर्टिकल को ही लो, हो सकता है तुम बोलोगे नहीं मैं तो रेफरेंस ए को ले लूंगा और जी के कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए और अलोंग ए कर दूंगा। मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, नो इश्यूज। आएगा वही आंसर घूम फिर, इसलिए ऐसे नहीं कि आंसर कुछ अलग आएगा। ओके, आदित्य सेड रूट ऑन द डिनोमिनेटर, हाँ वो रूट ऑन द डिनोमिनेटर छूट गया था, वो जसराज ने ही पॉइंट आउट किया था। ओके, देवव्रत has said that a curve of y square is equal to x which increases first and then comes back. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या क्या बना रहे हो तुम लोग भी, बनाओ एटलीस्ट तुमको तो देख भी सकता हूँ, बाकी लोग देख भी सकता हूँ। अप्रोक्सीमेट बॉल के पानी धीरे धीरे निकलेगा, नहीं थ्रस्ट को काउंट मत करो, दैट्स ओके, कांस्टेंट नहीं होगा। अच्छा ये बताओ एल क्या है, उस दिन बताया था मैंने, सेंटर मास, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर मास का, सेंटर मास तो शिफ्ट होगा, है ना, क्योंकि बॉल जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा बॉल में से तो सेंटर मास में शिफ्ट होगा, है ना। Okay, Dev has given an interesting idea which we'll discuss in a short while. बाकी लोग तब तक क्वेश्चन करो, या अब क्योंकि मैं देख तो नहीं सकता हूं, तो what you can do is just give a one-liner explanation as to what you are drawing and why. Dev has given an answer mathematically also, but Dev, you know what, mathematically इतना precise नहीं होगा जितना जो कि तुमने लिखा, but तुमने जो overall answer दिया वो सही है, ठीक है ना, that's what the case is. सर चेंज ही क्यों होगा? चेंज ही क्यों होगा? ओके, अब सुनो, व्हाट इज एल? उस दिन याद करके देखो, मैंने बताया था एल इज द डिस्टेंस बिटवीन पीओएस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल, और इसी वजह से चेंज आएगा। पीओएस तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब है वो पानी और बॉल को मिला के जो भी बॉल का मास होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे पानी निकलता जाएगा तो पानी नीचे की तरफ सेटल करेगा, तो देयरफॉर ओवरऑल जो दोनों का सेंटर मास है वो बदलेगा एंड इट वोंट रिमेन एट द सेंटर ऑफ द बॉल, तो थोड़ा सा नीचे जाएगा एंड सो ऑन, रेस्ट यू कैन विजुअलाइज, तो इस वजह से चेंज होगा। चलो लेट मी पुट इट लाइक दिस, दैट देखो जैसे जैसे पानी निकलेगा ना तो दोनों का जो कंबाइंड सेंटर मास है वो सेंटर पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन जरा इमेजिन करो जब पूरा पानी निकल जाएगा तो नाउ इट इज बैक टू द सेंटर ओनली। क्यों? क्योंकि वो बॉब जो है हॉलोस्फीयर है, तो हॉलोस्फीयर का सेंटर पे सेंटर मास होगा, यानी शुरू में जो टाइम पीरियड होगा वही लास्ट में होगा, लेकिन बीच में चेंज होगा, बीच में बढ़ेगा।
इनफैक्ट जब बढ़ेगा तो फिर घटेगा भी, अगर बढ़ेगा तो घटेगा भी, है या नहीं? So therefore what will happen is that in case of center mass of such kind, what I will do is that, or I will visualize is that, जैसे जैसे पानी निकलता जाए ना तो पानी का वेटेज भी कम होता जा रहा है। मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वेटेज, वेटेज इन द सेंस कि देखो सेंटर मास में एक वेटेज का काम करता है, मास का अमाउंट, तो पानी का अमाउंट घटता जा रहा है। तो देखो what will happen is that, don't think that the center of mass will continue to travel downwards when the water is present. No, when the water amount will become very less, तो क्या होगा ना, सेंटर मास बैक ट्रेवल करेगा एंड विल स्टार्ट अगेन क्लाइंबिंग बैक। ऐसे नहीं होगा कि आखिरी ड्रॉप तक तो सेंटर मास नीचे आया, जब भी आखिरी ड्रॉप निकल गया तो एकदम से सेंटर बाउंस बैक करके, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, सेंटर मास इनिशियली डाउनवर्ड ट्रैवल करेंगे क्योंकि पानी का ओवरऑल जो पोर्शन है वो नीचे चलता जा रहा है, लेकिन पानी का वेटेज कम होता जा रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब पानी रहते हुए भी सेंटर मास ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा। That's what is going to happen in reality. So therefore the time period will be varying approximately like this, कि ultimately तो वही बनेगा, but the time period will vary like this approximately, और उसके बाद constant होता है। So the time period will rise, fall and again will become the same as that of this one, ठीक है? But yes, देव तुमने जो इक्वेशन दिया था उसके हिसाब से प्रिसाइजली नहीं हो पाएगा, because the question is not so linear in nature or exactly precise in nature as you are giving the equation. ये इक्वेशन कोई खास इक्वेशन नहीं बन पाएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा जैसे इन्वर्टेड पैराबोला वगैरह। ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे कब होगा, ठीक है ना? सो सर नीचे क्यों आएगा, फिर ऊपर क्यों आएगा? एक एक करके, हाँ फिर इसमें वापस क्यों आएगा? वापस इसलिए आएगा, तुम जरा सोचो, लास्ट में जब पानी पूरा निकल जाएगा तो सेंटर मास ऑफ द बॉब कहां पे होगा, वही वापस सेंटर पे। और जब पानी पूरा भरा हुआ है और हॉलो स्फेरिकल बॉल है तो भी सेंटर मास बिल्कुल सेंटर पे। तो शुरू में और एकदम एंड में जब पानी निकल चुका है तो सेंटर मास वहीं पे होगा, देयरफॉर टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम, स्टार्टिंग का और बाद का। लेकिन बीच में क्या हुआ, पानी जैसे जैसे निकलता जा रहा है तो क्या होगा, उसके सेंटर मास ट्रैवल करेंगे, पहले डाउनवर्ड्स फिर अपवर्ड्स एंड देन फाइनली कम बैक टू द सेम पॉइंट। तो इसलिए पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि सेंटर मास जब नीचे जाएंगे तो लेंथ बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ा, फिर नीचे फिर ऊपर। दैट्स द स्टडी। हाँ कुछ पूछ रहे थे? हाँ निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए तो मुश्किल है, बट देन वी कैन हैव अ क्वेश्चन इन व्हिच वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, दैट कैन बी डन मैथमेटिकली। चलो, so that was about your time period variation with time, ठीक है? टाइम पीरियड वेरिएशन विद टाइम। ओके, क्रिश says कि I am regretting my decision of not going to school. चलो, वैसे I don't know whether it will be double regret or not. By chance अगर games मिल जाए तो double regret होगा। चलो, anyway, so that was about your pendulum. अब हम वापस स्प्रिंग मास पे आएंगे। स्प्रिंग मास का भी और डिस्कशन बचा है। अभी हम लोगों ने किया था एक स्प्रिंग, और एक स्प्रिंग के डिस्कशन में हमने देखा कि टाइम पीरियड आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। लेकिन देखो एक स्प्रिंग का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, या अगर आएगा भी तो इस पे टाइम पीरियड नहीं पूछेंगे, कुछ और पूछा जाएगा। तो देखो लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स। जैसे सपोज मल्टीपल स्प्रिंग्स आ गए, जैसे ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एक मल्टीपल स्प्रिंग वाला सिस्टम है, 6k 3k 4k 2k 6k, और ये हो गया 8k 4k और 6k, ठीक है? और ये m मास है। टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, जल्दी करो। जब मल्टीपल स्प्रिंग्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, और मल्टीपल स्प्रिंग्स it will become t is equal to 2 pi under root of m by
के इक्विवेलेंट, बस यही है। हाँ, तो यानी के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, है ना? तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, 4 और 2 पैरेलल, पैरेलल में स्प्रिंग में क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस के सीरीज जैसे, यानी ऐड होगा, तो ऐड होगा मतलब क्या होगा, 6 के और 6 के क्या होगा 3 के। सो इफ आई वर्क इट आउट स्टेप बाय स्टेप, वैसे तो इतना जरूरत नहीं, यू कैन इजीली वर्क इट आउट इन वन स्टेप आल्सो, बट फिर भी फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूं। ये 3 के हो गया, इसका क्या होगा 8 and 4 12 and 6 in सीरीज, तो वो 1 अपॉन वाला लगता है, तो 72 by दिस थिंग, यानी क्या हो गया, इधर हो गया 4, ठीक है। और ये अब सीरीज में है पैरेलल में, ये पैरेलल में है सीरीज में, ओके। ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स आए हैं। सोम का 2 पाई अंडर ऑफ m by 8 के, m by 7 के, m by 6 के, देहमसिस के दोनों पैरेलल में, अंश इज m 7 के by m, 7 के by m नहीं होगा अंश, तुमने उल्टा लिख दिया, m by 7 के होगा। चलो ठीक है, the correct answer is that it will be t is equal to 2 pi under root of m by 7 k. Now that means that it is suggesting that it is in parallel, है ना? ये parallel कैसे होगा? पैरेलल कौन सा क्राइटेरिया सैटिस्फाई हुआ कि पैरेलल हो गया? दो अलग-अलग पॉइंट्स में ज्वाइन करना नहीं, देखो स्प्रिंग ऐसे एक चीज है ना जो कि दो अलग-अलग पॉइंट्स में हमेशा ही ज्वाइन होता है ना? पैरेलल क्यों है? ठीक है, let's give the right answer and that is क्योंकि इसके इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी वो सेम होगा इन एनी केस। देखो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये भी देखो कंप्रेस होगा, जितना अमाउंट से उतना ही इलोंगेशन होगा इसका, है ना? और क्या होगा, फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी फोर्स ऐड होगा, दैट इज व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया, फोर्स यहां पे ऐड होगा। तो पैरेलल में क्या होता है, फोर्स ऐड ही तो होता है। हाँ, इन जनरल हम लोग इसको पैरेलल मानते हैं, इसमें फोर्स ऐड होता है और दोनों इलोंगेशन होता है। उस मामले में थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है कि यहाँ पे एक में कंप्रेशन हुआ, एक में इलोंगेशन हुआ, दैट्स हाउ इट्स लिटिल डिफरेंट। लेकिन फोर्स इसमें भी देखो ऐड अप हो रहा है, सिंपल ऐड अप हो रहा है, इसलिए क्या होगा ना, इसको भी हम पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो 3k और 4k मिलके पैरेलल में जैसे 7k होता है, हम यहाँ पे 7k लगाएंगे, ठीक है। चलो सोम, हर्षित, सोम एक बार देख लेना आंसर अपना, ये तुम लोगों का 8 आया था, आई डोंट नो हाउ, ठीक है ना, प्लीज चेक। Okay, so that was about one arrangement of spring. Now let me go to another arrangement. हाँ, तो ये तो हो गया सिंपली लीनियर अरेंजमेंट में, लेकिन कई बार स्प्रिंग्स थोड़े टेढ़े मेढ़े भी लगा देते हैं, पर उसका कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं काम करता हूं, मैं सपोज करता हूं टेबल, है ना, ऐसे करते हैं और स्प्रिंग्स ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे, एक पार्टिकल यहां पे रखना, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब मैं इसका टॉप व्यू बना देता हूं बिकॉज़ दैट्स व्हाट इज मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। तो सपोज ये मास है, ये स्प्रिंग है, मास इज वेरी स्मॉल है, सो बिग, ये स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग ऐसे, ठीक है। दिस इज सपोज 60 डिग्री एंड दिस इज 2k and this is 3k. So the figure is geometrically symmetrical about this line and in terms of spring also symmetrical, to either be 2k either be 2k, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो मास है इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सर ये हॉरिजॉन्टल है ना? हाँ, ये टेबल टॉप है, टेबल टॉप के ऊपर है, तभी मैंने बोला हॉरिजॉन्टल है। इसका बस टॉप व्यू बना के ये दिखा रहा हूं, नॉट वर्टिकल। ये इसका व्यू है, ये वही वाला 60 डिग्री वाला, तो यही फिगर है, ये 2k 3k एंड m। इट्स ऑन द टेबल ओनली हॉरिजॉन्टल, ऑसिलेशन पे हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट करना चाहूंगा बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, दैट इज दिस स्प्रिंग सिस्टम
will have SHM only under a very strict criteria, and that is oscillations will be SHM only along y axis. इसका मतलब समझो, अगर इस मास को मैं खींच के इधर ले जाता हूं या इस मास को इधर लेके जाता हूं और छोड़ देता हूं, तो देखना ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. नाउ दैट्स व्हाट द सिमेट्री इज डिक्टेटिंग. सो यू कैन ऑब्वियसली आस्क ए क्वेश्चन दैट इज, मान लो मैं अगर ऐसे नहीं करता हूं तो क्या होगा? मान लो मतलब जैसे सपोज मैं इसको x की तरफ खींच के यहां पे ऐसे छोड़ देता हूं, in that case you will not get SHM. So the natural question is then what will I get? है ना? So we will get a very interesting complicated system of oscillation. ठीक है? उसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रेजेंट मैथमेटिक्स से हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट यस वी कैन गेट अ फिजिकल सेंस ऑफ इट, एंड दैट इज कॉल्ड एज Lissajous figures. I would suggest some of you, if you can probably go to the net and do this small research. ये टाइप करके इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, तो जब भी मौका मिले तो इसके ऊपर वीडियोस डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दो. लिंक मत भेजना, डाउनलोड करके भेज देना, वो ज्यादा अच्छा लगता है. यू कैन सी डायरेक्टली. लिंक में तो लाइक अगर नेट नहीं है तो नहीं देख सकते. नाउ आई टेल यू व्हाट विल हैपन. लेट्स सी इफ आई पुट इट हियर एंड देन लीव इट. तो देखना आपको ना क्या होगा, पता चला ये खींच के ऐसे चला गया, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर ऐसे. सो इट विल गो ऑन ऑसिलेटिंग इनिशियली इन अ रैंडम मैनर. Initially in a random manner, but धीरे-धीरे क्या होता है, it settles to a certain pattern. Now that pattern is called as Lissajous figures. ठीक है? अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ Lissajous figures के. जब तुम वीडियोस देखोगे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. एक ना वो लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे टाइप का वेसल लेते हैं which is filled with sand या colored some powder, आटा वाटा टाइप का कुछ पाउडर ले सकते, और यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाते हैं. एंड then what is done is that instead of a pendulum which is hung like this and taken to one side and left, what they do is that they take that is taken to one side and not left, it is given a small push. तो क्या होता है देखना, वो फिर ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे. हाँ बिल्कुल, उसके पैटर्न देखना बहुत, तो उसके पैटर्न को भेजते भी है बाद में कि देखो ये बढ़िया पैटर्न बना है इससे. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज Lissajous figures. तो लिसाजो का नाम इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने पूरे लाइफ इसी टाइप के रैंडम पैटर्न्स को स्टडी किया. और वैसे रैंडम वर्ड इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, इसी टाइप के कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को स्टडी किया. तो इनिशियली इट सेट्स ऑफ रैंडमली ओनली, देखना खट खट कर ऐसे से कुछ होगा, फिर धीरे-धीरे देखना इट सेटल्स टू अ सर्टेन पैटर्न कि ऐसे 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 करके इट सेटल्स टू अ पैटर्न. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज Lissajous पैटर्न या Lissajous figures. ठीक है ना? इफ यू वॉच इट यू विल गेट टू फील आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो वो चीजें तो देखो हम लोग मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते इन दिस पर्टिकुलर केस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली ऑसिलेशंस अलोंग द y axis, or rather to be more precise, oscillation along the length of this spring. इस स्प्रिंग के अलोंग नहीं कर सकते स्टडी. क्यों? देखो इस स्प्रिंग के अलोंग सिमेट्री नहीं है, इस स्प्रिंग के अलोंग में सिमेट्री नहीं है. सिमेट्री सिर्फ इस स्प्रिंग के अलोंग बस. तो सिर्फ y axis वाला ही इस पर्टिकुलर केस में स्टडी कर सकते हैं. गो अहेड एंड फाइंड आउट द आंसर. Krishna said कि please repeat what you said. नहीं सर, हो गया. हाँ, वो मतलब Lissajous figures के बारे में बोल रहा था. तो what I do is that I leave it to you now. Do a little bit of research on the net. तो देखना इसके बहुत अच्छे इस तरीके से पैटर्न्स तुमको देखने को मिलेगा. I mean, they will be all around 4-5 minutes के वीडियोस, अच्छे वीडियोस अवेलेबल है. Okay, देवदा asked इस बार SHM क्यों हो रहा है? ना देखो, इस बार भी honestly speaking SHM नहीं होगा. Honestly speaking SHM नहीं होगा. लेकिन अगर याद करके देखो, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था SHM में इज दैट अक्सर SHM होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको SHM जैसे ट्रीट कर पाते हैं. क्यों? बिकॉज वी टेक वेरी स्मॉल एंगल्स या वी टेक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स. तो इस केस में भी अगर तुम इसको खींच के यहां तक ले जाओगे ना, ऐसे करके, SHM होगा ही. ऑसिलेशन होगा बट SHM नहीं होगा. और जब तक SHM ना हो ना, तो हम टाइम पीरियड मैथमेटिकली इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे. So therefore our oscillations will always be what? Very small oscillations. यहीं पे छोटे-छोटे oscillations के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. यानी हमें कुछ ना कुछ mathematical approximations even in this case also we have to do. कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे mathematical approximations. So do those approximations and try to get the answer. They was already given the answer by the way, and that is 2 pi under root of m by 5k. चलो, I'll just have a look. आ गया आंसर? अच्छा, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा.
मतलब अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे, है ना, अप्रोक्सीमेट करना क्या है वही अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे. ओके, ओनली वन आंसर आई हैव गॉट इट एंड दैट इज फ्रॉम देव ओनली. आई हैव नॉट गॉट एनी आंसर टिल नाउ. लेट्स सी. Okay, Ansh has asked is that won't it depend in which direction we displace it? I think it was probably with respect to the previous question or maybe this question. The answer is yes, it will depend on the direction of displacement. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में एसएचएम होगा, तो इसलिए डायरेक्शन इज ऑब्वियस एंड दैट इज वाई एक्सिस. ठीक है. हाँ, अगर मान लो ऐसे होता, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम तीन ओरिएंटेशन में कर सकते हो. सपोज अगर ये 120 डिग्री होता और ये भी 120 डिग्री होता, और अगर के होता, इसमें तीन अलग अलग ओरिएंटेशन में कर सकता हूं. इसमें इसके अलावा भी कर सकता हूं, इसके अलावा भी कर सकता हूं, इसके अलावा भी कर सकता हूं. ये तीनों में इक्वल सिमेट्री है, बट इस केस में अलाउड नहीं, इस केस में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री. तो लाइक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. अंश वी आर आस्किंग कि कौन से लाइन ऑफ पे डिपेंड करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा. और वही मैंने समझाने की कोशिश किया थ्रू द टू एग्जांपल्स कि इस केस में तो एक ही अलाउड, इस केस में तीन लाइंस पे एसएचएम होगा, ये और ठीक है. चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट दिस वन. मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं. इस फिगर को मैं स्प्रिंग को सीधा ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे. फिर मैं क्या करता हूं, सपोज ये जो पार्टिकल इसको मैं हल्का सा इलोंगेट करके यहां ले जाता हूं, सॉरी इस को कंप्रेस करके यहां ले जाता हूं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस x, वेरी स्मॉल डिस्टेंस x. बाय द वे ये हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो 30 ये 30 है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 ही होगा. this one will be considered approximately 30 degree. Why? Because x is very small. तो एक्चुअली 30 तो नहीं होगा, 29.9999 कुछ हो गया, मान कम होगा, ये तो मानो है ना. तो चलो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री. तो देयरफॉर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो जरा ध्यान से देखो, तो ये x है अगर है, तो यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा x cos 30 डिग्री. दिस विल बी, ठीक है ना, दिस विल बी approximately x cos 30 डिग्री. तो उसके वजह से क्या होगा, एक स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा लाइक दिस, which will be 2k into x cos 30 degree, x cos 30 degree. ऐसे इधर वाले स्प्रिंग का भी होगा, तो वो तो मैं डबल कर लूंगा बाद में, पहले एक का तो निकाल लूं. तो 2k into x cos 30 degree ये स्प्रिंग फोर्स होगा. लेकिन ऐसे एक और फोर्स इधर भी होगा, ये भी 2k into x cos 30 degree होगा. तो मैं काम करता हूं, इसका कंपोनेंट ले लेता हूं. तो इसका कंपोनेंट, क्योंकि ऐसे फोर्स में इधर वाले तो बैलेंस हो जाएंगे, बस इधर वाले ऐड हो जाएंगे y वाले. तो वो कितना हो जाएगा, तो यानी f along y हो जाएगा इज इक्वल टू दिस इनटू cos 30 डिग्री. तो यानी हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना. तो यानी 2k x cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा इस फोर्स का कंपोनेंट. और एक इधर का भी होगा, तो यानी डबल करूंगा, तो यानी इनटू प्लस क्या, ये जो मैंने x कंप्रेस किया इस स्प्रिंग को, तो 3kx फोर्स उससे भी आएगा, तो 3kx फोर्स ऊपर भी होगा, तो यानी प्लस 3k into x. तो नेट फोर्स देखो कितना आ रहा है, cos 30 डिग्री कितना, √3/2, ये हो जाएगा 3/4. तो हाँ, तो यानी 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो 3 रह गया. तो 3kx यहां से 3kx यहां पे, टोटल यानी कि होगा 6kx हो गया फोर्स. So therefore the net force will be what, 6kx. ठीक है. By the way, ये जो 6kx फोर्स है, थोड़ा ध्यान से देखो, it is opposite to x, क्योंकि x नीचे की तरफ किया मैंने, और as a consequence 6kx ऊपर की तरफ. तो यानी फाइनली अब यहाँ पे फोर्स लिखा है, जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 6k/m into x. Not only that, मैंने x डाउनवर्ड पुश किया है मास को, तो एक्चुअली डाउनवर्ड्स तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे y एक्सिस के अलॉन्ग इस तरफ, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ, सो इट इज ऑपोजिट. सो देयरफॉर इन वेक्टर टर्म्स क्या होगा, वेक्टोरियली इन वेक्टर टर्म्स क्या होगा, a is equal to minus of 6k/m into x. I think now we are almost through, so we can get the time period very easily now.
देव से इस केस में एसएचएम ड्यू टू सम एंगल सबटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ वाई एक्सिस से हुआ या फिर सेम स्प्रिंग कांस्टेंट से हुआ? दोनों ही बेटे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये 2k और ये 5k हो जाएगा तो इन दैट केस एसएचएम हो ही नहीं पाएगा, एसएचएम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना? और एंगल तो चलो 60 डिग्री की जगह सिमेट्रिकली अगर एंगल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिमेट्रिकली अगर एंगल है लेट्स से थीटा और थीटा तब कोई दिक्कत नहीं। एसिमेट्रिक एंगल होगा उसमें भी प्रॉब्लम है। सो एसएचएम विल हैपन अंडर वेरी स्ट्रिक्ट गाइडेड कंडीशंस। रैंडमली एंगल और स्प्रिंग कांस्टेंट सेट कर दोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इस केस में भी ये फिगर सिमेट्रिकल है तो ही हो पा रहा है, इधर का एंगल बराबर है 60 डिग्री वगैरह तभी हो पा रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, टाइम पीरियड आ गया, सो t विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 6। देख लो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 6k। वेक्टर में माइनस क्यों लग गया ना? देखो बड़ा सिंपल है, मैंने इस पार्टिकल को यहां से यहां खींच के ले गया तो एज ए कंसीक्वेंस ये जो दो फोर्स है ये ऊपर फोर्स दे रहा है और जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ ये 3k वाला जो स्प्रिंग ये भी कंप्रेस हुआ तो ये भी ऊपर फोर्स देंगे, तो यानी x नीचे की तरफ लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ, तो x के ऑपोजिट हुआ फोर्स है या नहीं? इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 6kx है, मैग्नीट्यूड निकाला पहले, बट इट इज ऑपोजिट टू x, तो फोर्स ये x की ऑपोजिट के कारण हमने माइनस लगाया। फिर क्या होगा ना, एसएचएम की इक्वेशन जब कंपेयर करो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो वो बीच का स्टेप खुद ही फिल अप कर लो। आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट बीन एक्सपीरियंस्ड है ना टू अंडरस्टैंड कि इससे मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे निकाल सकता हूं, इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है। तो t इज इक्वल टू इन दिस केस 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by 6k। अब एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, मैं ये जनरलाइज कर देता हूं, पार्शियल जनरलाइजेशन नॉट फुल जनरलाइजेशन, एंड दैट इज सपोज ये थीटा है, ठीक है, और ये दोनों एंगल सेम है, फाई और फाई है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थीटा मालूम है सिमेट्रिकल है तो फाई वैसे ही निकल जाता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2, इस केस में एसएचएम होगा। अगर k1 k2 k3 होता तो एसएचएम भी नहीं है ना। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस। क्रिस इज ऑपोजिट टू OFC होगा एज इट इज एसएचएम, हाँ बिल्कुल, वो ऑफिस क्या बोलते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट। चलो, सो व्हाट यू विल हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस इज दैट टू जस्ट मॉडिफाई स्लाइटली, क्योंकि ओवरऑल तो यही रहेगा लगभग, बट थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड। चलो जल्दी निकालो टाइम पीरियड। मैं ज्यादा कुछ नहीं किया, 2k को हटा के k1 3k को हटा के k2 और 60 डिग्री को हटा के थीटा कर दिया, यानी इट्स अ जनरल क्वेश्चन, है ना। गो अहेड, ये तो बदल जाएगा, 2k1 cos square theta by 2 plus 3k 3k क्यों, k2, हाँ k2, तो मैं इसी में चेंज करना चाहता हूं। देखो 30 डिग्री है तब 30 डिग्री नहीं होगा, अब हो जाएगा थीटा बाय 2, तो 2k की जगह हो जाएगा k1, है ना, और x cos 30 की जगह हो जाएगा x cos थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ना होके हो जाएगा थीटा बाय 2, ये अप्रोक्सीमेटली x cos थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2k की जगह k1 x cos स्क्वायर 30 डिग्री की जगह थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और इनटू 2, क्योंकि दोनों तरफ से वो तो ऐसे ही रहेगा, और ये 3k की जगह हो जाएगा k2, है ना, तो दिस विल बिकम k2 आ गया। तो यानी अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली अब 6k तो नहीं आएगा, अब आ जाएगा x इनटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 2, तो यानी 2k1 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस k2, तो ये चेंज हो जाएगा, a का एक्सप्रेशन और ये सब सारा चेंज हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू अब हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, 2k1 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस k2 बाय m into x, माइनस तो एज यूजुअल रीजनिंग का बताने की जरूरत नहीं है। तो therefore
t will be 2 pi under root of m upon यही वाला 2 k1 cos square theta by 2 है ना प्लस k थोड़ा सा वो हो गया ठीक है तो 2k1 cos square theta by 2 plus k I hope that's it expression is now okay सो में आज के पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे इलोंगेशन लेकर कर सकते हैं अब पता नहीं कौन सी इलोंगेशन की बात कर रहे हो अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं वो सेम आएगा जैसे अगर तुम x को यहां ले जाओगे ना तो देखना ये उतना कंप्रेस होगा तो यही फोर्स देगा और ये वाला जो स्प्रिंग है वो भी इलोंगेशन होके वो इधर फोर्स देंगे तो एक्सप्रेशन विल बी द सेम सो डोंट वरी एक्सप्रेशन विल बी द सेम सो हम ट्राई करके देख लो अगर अटकता है तो पूछ लेना वैसे अटकेगा नहीं मेरे ख्याल से ठीक है प्लस आई होप सम ऑफ यू विल सर्च फॉर लिसा जूल आफ्टर द क्लास एंड गिव द आंसर कंसर्निंग टू दैट आल्सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज carrying with spring only spring actually is part of chapter का major part but a little different कैसे ना सपोज मैंने एक काम किया मैंने m मास किया एक और m मास लिया और इन दोनों को कनेक्ट किया बाय स्प्रिंग कांस्टेंट k तो इस बार का ऑसिलेशन कैसे होगा है ना इस बार का ऑसिलेशन ये होगा कि ये जो m और m मास लिया मैंने मैं इनको खींच के ऐसे लेके छोड़ूंगा ये दोनों ऐसे ऑसिलेट करेंगे ठीक है तो द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम एंड दैट इज फाइंड आउट द टाइम पीरियड इसको भी जनरलाइज करेंगे अभी तो फिलहाल इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें दोनों मासेस इक्वल लिया है बट इक्वल लेना कोई मस्ट नहीं है वी विल आल्सो जनरलाइज इन अ शॉर्ट टाइम इफ नॉट टुडे मे बी इन सम अदर क्लास नेक्स्ट क्लास सो मैं जस्ट अनदर क्वेश्चन दैट इज अ ब्लॉक वाले सिस्टम में कर सकते हैं आई डोंट नो व्हिच क्वेश्चन यू आर मीनिंग ठीक है ना इसके पहले वो जो सीधे वाले जो स्प्रिंग होता है उसमें तो डेफिनेटली कर सकते हो चाहे इलोंगेशन लो चाहे कंप्रेशन लो तो आई डोंट नो व्हाट वाज इन योर माइंड आई मीन ठीक है ना बट जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने नीचे ले गया था मास को तुम अगर ऊपर ले जाते हो तो लगभग सेम मैथमेटिक्स आएगा ठीक है ना कंप्रेशन और इलोंगेशन इंटरचेंज हो जाएगा बट द मैथमेटिक्स विल बी द सेम so don't need to worry on that नहीं एक को भी खींचोगे ना तो टाइम पीरियड तो वही रहेगा पर नेचर ऑसिलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा है ना कोई ज्यादा मतलब नेचर ऑसिलेशन की इसका जो पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री है वो बदल जाएगा और अगर दोनों को खींचोगे ना तो इसका जो सिमेट्री पॉइंट है वो मिड पॉइंट वो वही रहेगा और अगर एक को खींचते तो वो थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा हाँ टाइम पीरियड विल बी द सेम बस टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ना कि मैंने कैसे ऑसिलेट करा अच्छा वो सॉरी मैंने थीटा सुना देखो एज आई सेड मैं क्या करूंगा ये जो दो मासेस है ना इनको ऐसे खींच दूंगा इसको भी 1 सेंटीमीटर इसको भी 1 सेंटीमीटर या व्हाटएवर लेंथ है ना लेट्स से 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर ईच इसको भी दो और फिर छोड़ दूंगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा इस बार ऐसे नहीं हो कि एक मास रेस्ट है दूसरा ऑसिलेट कर रही पॉसिबल नहीं ठीक है ना आई मीन तुम अगर अटक के मतलब उसको पकड़ के रखोगे अटका के रखोगे तो अलग बात बट अगर फ्री टू ऑसिलेट सिस्टम कर दोगे ऐसे करके छोड़ दो तो दे विल ऑलवेज ऑसिलेट टुगेदर ठीक है अच्छा देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट वन नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट नंबर 1 इज दैट देखो ऑसिलेशन क्या ऐसे पॉसिबल है मतलब एक का फास्ट और एक का स्लो लॉजिकली बताओ यस और नो यस बोलो तो भी लॉजिक बताओ नो बोलो तो भी लॉजिक बताओ यानी कहने का मतलब ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक तो फास्ट ऑसिलेट करे और एक स्लो ऑसिलेट करे देख रहे हो एक हाथ मेरा स्लो कर रहा है एक हाथ फास्ट कर रहा है क्या ये पॉसिबल है या नहीं क्या लगता है हाँ या ना दोनों तरफ लॉजिक बताना पड़ेगा यस का भी नो हाँ जी नो ओके नो बता रहा हूं नो क्यों बता रहा हूं लॉजिक क्या है
ओके देखो लॉजिक मैं समझाता हूँ, सुनो। सर स्प्रिंग फोर्स सेम नहीं रहेगा। स्प्रिंग सेम तो उससे क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स सेम नहीं रहेगा दोनों पे, अगर ऐसे होने लगा तो सेम रहेगा, सो सेम नहीं रहेगा, अगर ऐसे तेज होने लगा तो मतलब। थोड़ा टाइम बाद वापस मतलब दोनों का सेम हो जाएगा टाइम। ओके देखो कुछ इनहेरेंट चीज है ना इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नंबर 1, क्योंकि हमने ऐसे ऑसिलेट इलोंगेट करके छोड़ दिया तो हमने इनिशियल कोई मोमेंटम नहीं दिया। अगर मान लो एक स्लो कर रहा है और एक फास्ट कर रहा है, तब तो एक का कुछ मोमेंटम होगा, दूसरा कुछ और मोमेंटम होगा, यानी नेट मोमेंटम आ गया सिस्टम में। जबकि देखो इस सिस्टम के पास इंटरनल फोर्स छोड़ के तो और कुछ है ही, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, यानी इनके ऊपर नेट मोमेंटम नहीं आ सकता। सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो देयरफॉर अगर एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो दूसरे का उतना ही नेगेटिव मोमेंटम होगा, यानी दोनों को इक्वली फास्ट मूव करना पड़ेगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। इनफैक्ट इसके साथ एक और क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, अब तो मैंने आंसर कर ही दिया, फिर भी एक बार पूछ लेता हूं। इज दैट क्या दोनों रेस्ट पे आएंगे सेम मोमेंट पे, या वो भी वेरी कर सकता है कि ये किसी एक मोमेंट पे रेस्ट पे आ रहा है, वो किसी और एक मोमेंट पे रेस्ट पे आ रहा है? हो सकता है कि सेम टाइम वो सेम टाइम पे ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रेस्ट पे सेम टाइम पे नहीं आ रहा है तो यानी एक का मोमेंटम 0 हो गया, दूसरे का मोमेंटम भी है, चाहे वो प्लस है माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? एज आई सेड दैट दोनों के टोटल मोमेंटम मिला के हर इंस्टेंट में 0 होना पड़ेगा, हर इंस्टेंट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। So therefore ये ऐसे ही ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ एक चीज क्या हो सकता है, थोड़ा सोच के देखना कि ऐसे ऑसिलेशन हो। एक सेकंड, हाँ उसी पे आ रहा हूं मैं। चलो गुड आंसर। सब क्या ऐसे हो सकता है? ये देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये दोनों रेस्ट पे एक साथ आ रहा है, फिर उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, फिर रेस्ट पे एक साथ आ रहा है, पर देखो एक का देखो ऑसिलेशन बड़ा बड़े है और एक का छोटे छोटे ऑसिलेशन। क्या ये पॉसिबल है? एक का मास अगर ज्यादा होगा तो उसके वेलोसिटी कम होगा और उसके नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो भी कम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मालूम है? इसलिए ये तो पॉसिबल है कि एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो एक का कम हो, ये तो हो सकता है। कैसे? हल्के मास का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और भारी मास का एम्पलीट्यूड कम होगा, ये तो पॉसिबल है। वो अलग बात है कि इस केस में उसका प्रोविजन हमने नहीं रखा है। क्यों? हमने मास इक्वल रख दिया। लेकिन कल को अगर मैं इसको m रखता हूं, इसको 5m रखता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या होगा? 5 टाइम्स होगा, √5 टाइम्स होगा, क्या होगा? अगर मान लो मास का रेशियो 1:5 है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो 5:1 होगा या √5:1 होगा या 5^2:1 होगा? क्या लगता है? यस अगर मास का रेशियो 1:5 है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो 5:1, √5:1, 5^2:1, कौन सा लग रहा है? कौन सा होगा? 5^2:1। 5^2:1। ओके एक आंसर कृष्ण ने दिया 5^2:1। मंशा हैज गिवन 5:1। तुमने भी 5:1 बोला। जस्ट तुम क्या बोल रहे हो? 5:1। ओके पहले तुम आर्ग्यू करो क्यों 5:1? उतना ही तो वो करेगा, मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे कि इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे रहेगा, बस उतना ही काफी है बोलो। क्योंकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे रहेंगे, उसके लिए प्रोविजन क्या है कि अगर एक मास डिस्प्लेस करता है तो दूसरे मास को पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना पड़ेगा, है ना? और मास मोमेंट दोनों का सेम आना चाहिए, बट एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा, वो पॉसिबल नहीं। तो देखो अगर किसी का मास 5 टाइम्स है और अगर उसका मास मोमेंट और जो 1/5 वाला मास है उसका भी मास मोमेंट सेम करना है तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर मास रेशियो 5:1 है तो डिस्प्लेसमेंट रेशियो 1:5 करना पड़ेगा, वो स्क्वायर वाला और रूट वाला नहीं है। यानी कुछ चीजें हम बिना कुछ कैलकुलेट करके भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट देन ये सब चीजों से टाइम पीरियड का कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। बस टाइम पीरियड का एक ही चीज बता सकते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि एक ही टाइम पे रेस्ट पे आता है, दोबारा एक ही टाइम पे रेस्ट पे आता है, फिर तीसरे बार भी एक ही टाइम पे रेस्ट पे आता है। So time period will be the same, but amplitude might be different if the masses are different. ठीक है? अच्छा एक लास्ट चीज और बताओ, इस पूरे सिस्टम में क्या कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट, पार्टिकल छोड़ो, क्या कोई पॉइंट रेस्ट पे रहा है? सेंटर ऑफ मास, जो कि इस केस में पर्टिकुलर केस में क्योंकि क्वेश्चन सिमेट्रिकल है तो सेंटर भी कह सकता हूं,
यानी ये जो स्प्रिंग है ना, इसके हर पॉइंट भी ऑसिलेट कर रहा है, स्प्रिंग के भी हर पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग का एक पॉइंट ऐसे है जो कि ऑसिलेट नहीं कर रहा, वो है मिड पॉइंट। इस पर्टिकुलर केस में मिड पॉइंट, और इन जनरल क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। इज दैट ओके? अब एक चीज और बताओ, अगर मान लो ये मूव नहीं कर रहा है, तो क्या मैं, थोड़ा सोच के देखना, क्या मैं एक काम करूं, मैं स्प्रिंग को यहां पे कट कर देता हूं, कैंची से कट कर देता हूं। तो ये से अगर कट करोगे तो जब मास को अलग करेंगे तो स्प्रिंग अलग हो जाएगा। तो मैं कहता हूं एक काम करो, कट करो पर वहां पे पकड़ लो, ऐसे करके पकड़ लो कि वो पॉइंट हट ना जाए। तो क्या मैं सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा हूं? नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मान लो मैं स्प्रिंग को कट करता हूं उस पॉइंट पे और वहां पे ऐसे पकड़ के लेता हूं ऐसे करके, तो इन दैट केस क्या होगा, ऑसिलेशन जैसे चल रहा था वैसे ही चलता है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं इसके एक और स्टेप एडवांस कर लो कि सपोज ऑसिलेशन चल रहा था, मैंने एक मोमेंट के अंदर इंस्टेंटेनियसली क्या करता हूं, कट करके पकड़ लेता हूं। तो इन दैट केस ऑसिलेशन को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो पूरा एक सिंगल स्प्रिंग था ये कट होके अब दो हो गया। ऑल दिस थिंग्स आर बिलीवेबल? आई होप इट्स ऑल ओके। अच्छा, अब एक लास्ट चीज बताओ, हमने स्प्रिंग के टाइम पढ़ा था, अगर एक स्प्रिंग को n पीसेस में कट करते हो, if a spring is cut into n pieces, then each piece has k dash is equal to, याद आ रहा है? n by k नहीं होता, n times k होता है, n times k होता है। यानी अगर स्प्रिंग को 10 टुकड़े में कट कर दोगे तो इन दैट केस एक एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 10k ईच। तो 10k 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 इस तरीके से होगा। अच्छा, इसके पीछे एक और लॉजिक भी है कि वो 10k वाले अगर 10 जोड़ोगे तो 1/n भी तो होता है, तो एक n टाइम्स हुआ 1/n, तो उन 10 को जोड़ोगे तो वापस वो स्प्रिंग मिल जाएगा। Now you might say, what is the benefit of this analysis or this thought process? The benefit is that I can take this oscillation to be separate. यानी अब मैं इमेजिन कर सकता हूं कि एज इफ मैंने एक दीवार खड़ा कर दिया, दीवार के एक तरफ आधा स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, दूसरी तरफ आधा स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। We can imagine like this. तो therefore अब क्या होगा ना, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t is equal to 2 pi under root of m by, इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2k, n के जगह क्या होगा 2k, तो यानी इस पोर्शन का हो जाएगा 2k, ओवरऑल का बेशक k है, लेकिन अब क्या होगा, इसके का 2k, इसका भी 2k, यानी m by 2k। ठीक है, so therefore the time period of this will be what, that 2 pi under root of m by 2k। ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का और भी मेथड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी मेथड। हमने अभी तक एनर्जी मेथड पे फोकस किया नहीं है, एक्सक्यूज मी, मैं सोच रहा था कि इकट्ठे फोकस करूंगा। तो कल जो है ना, इन क्वेश्चंस को जो हमने आज किया है उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग एनर्जी मेथड से भी सॉल्व करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ऑसिलेशन को हम लोग विजुअलाइज करते हैं एज मोशन, लेकिन साइंटिस्ट जो है ना ऑसिलेशन को विजुअलाइज करते हैं एज एनर्जी ऑसिलेशन, कि कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यही होता है स्प्रिंग मास का। इवन पेंडुलम में भी, पेंडुलम को जब हम साइड में रख देते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी, देन टू पोटेंशियल एनर्जी, देन टू काइनेटिक एनर्जी, देन बैक टू पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। देयरफॉर ऑसिलेशंस को सोचने का एक तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन वगैरह, फोर्स एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, मोमेंटम वगैरह, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है इसका सोच, यानी क्या होता है ना, एनर्जी टर्म्स। तो कल हम लोग जो है ना इन ऑसिलेशंस को एक बार और रिविजिट करेंगे, नॉट ऑल बट एटलीस्ट सम ऑफ देम, सम ऑफ द क्रिटिकल वंस आई मीन, बाय यूजिंग एनर्जी मेथड आल्सो। ठीक है ना, तो दैट विल बी द एजेंडा फॉर टुमारो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। वैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड दैट इज, इसमें क्वेश्चन में दिया था कि स्ट्रिंग को कट करना है, सो मैं आस्क्ड, नहीं दिया नहीं था, ये तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि इस ऑसिलेशन को मैं इमेजिन कर सकता हूं कि एज इफ आई हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री and this part is happening independently, this part is happening independently. There is no harm in doing that. Sometimes we do make equivalent systems, isn't it? So that's what we are trying to do here also. एक और है अंश अग्रवाल का, that is mid term का रिजल्ट कब मिलेगा? Well, mid term का रिजल्ट तो मैंने बोला था ना कि उसके हफ्ता 7-8 दिन बाद हम लोगों ने दे दिया था, उसके बाद रिजल्ट अभी पड़ा हुआ है। I don't know what's the reason for not giving the result. ठीक है ना, मार्क्स तो हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं पहले वीडियो बंद करूँ।